हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं चैप्टर कंप्लीट अपना, जो चैप्टर 8 था एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा उसमें इस चैप्टर से आए हुए अभी तक जितने भी आपके मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आपके एग्जाम के देखते हुए वो इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। और बेल आइकन को इसके लिए जरूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन से। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वहां से वो देख सकते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। जो डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का स्टडी किया गया वो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में डेवलप होने के बाद में ही स्टडी किया गया। मीनवाइल तब तक chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells यानी कि RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तब तक क्या हुआ बच्चों, जो केमिकल स्टडीज की गई सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली किस पर, ह्यूमन आरबीसीज जो थी उन पर, उनके बेसिस पे साइंटिस्ट ने बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। These studies shows that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। और ये स्टडी बताती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किससे मिलकर के बनी हुई है, लिपिड से एंड प्रोटीन से। The major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer। जो मेजर लिपिड थी वो आपकी फॉस्फोलिपिड थी और वो बाइलेयर पैटर्न में अरेंज थी। अभी इसका हम डायग्राम देखेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tail towards the inner part। जो ये लिपिड अरेंज थी मेम्ब्रेन में, उसमें जो उसका पोलर हेड पोर्शन था, यानी कि ये जो हेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ था और जो टेल पोर्शन था, हाइड्रोफोबिक टेल थी, वो इनर साइड में थी। कुछ इस तरह से अरेंज थी। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। ऐसा इसलिए था बच्चों क्योंकि जो आउटर एनवायरनमेंट था वहां पे ECF होता है और उसमें वाटर अवेलेबल होता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये नॉन पोलर होती है, तो इनको वाटर से प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। जो ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate। बाद में जब इसको बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेट किया गया तब ये रिजल्ट आया कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types। और ये जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का, ये हर एक सेल टाइप में वेरी करता है। In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids। अगर हम ह्यूमन बींग्स के एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो 52% होता है वो प्रोटीन होता है एंड 40% जो होता है लिपिड होता है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लाइन। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया गया उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया प्रोटीन को दो तरह से, एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स थे वो क्या थे, सरफेस पे ही अवेलेबल थे, पेरिफेरल नाम से ही पता चल रहा है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स थे वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली बरी थे मेम्ब्रेन में। ये देखिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पे मेम्ब्रेन का दे रखा है, ये आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बरीड है। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और ये आपको पेरीफेरी पे ही दिख रहे हैं। देखिए ये भी और ये भी। ये आपके शुगर्स हो गए, दिख रहे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट हो गया यानी कि, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल्स हो गए बच्चों। और ये देखिए आप, इसका पोलर हेड है जो बाहर की तरफ है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि इनसाइड है, और ये कंबाइंडली क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
अगर किसी बच्चे को मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकता है। मैंने पहले से ही इसमें वीडियो बना रखा है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. बाद में एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर दिया गया सेल मेम्ब्रेन का, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रॉपर मॉडल दिया गया, वो दिया साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने इन ईयर 1972 में, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना गया और इसे हर जगह पे प्रॉपरली एक्सेप्ट किया गया, वाइडली एक्सेप्ट किया गया। And fluid mosaic model is important. According to this, the quasi-fluid nature of lipids enable lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. और इसके अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का, ये प्रोटीन में लैटरल मूवमेंट अलाउ करता है पूरी ही बाइलेयर में, और ये एबिलिटी जो होती है मेम्ब्रेन की, वो मूव करने की जो एबिलिटी है वो ही उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है, या फिर जो फ्लूइडिटी हम देखते हैं वो उसी की वजह से हो। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, सेक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। और ये जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट्स क्या है बच्चों? सेल की ग्रोथ होना, इंट्रासेल्युलर जंक्शंस बनना, यानी कि सेल सेल के बीच में जो जंक्शंस बनते हैं वो, और इसके साथ में सेल से जो सेक्रीशन होता है उसके लिए, और इंडोसाइटोसिस जो होती है उस प्रोसेस के लिए, एंड जो सेल डिवीजन होता है, इन सभी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये सेमी परमिएबल इन नेचर होती है, वो होता है बच्चों इससे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि आर पार मॉलिक्यूल्स का जाना। दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए जो इसके दूसरे साइड में प्रेजेंट है, उनको क्रॉस करने देती है, यानी कि सबको अलाउ नहीं करती है। कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये अलाउ करती है एक साइड से दूसरे साइड जाना। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. कुछ molecules ऐसे होते हैं जो बहुत ही freely, easily move कर जाते हैं membrane से एक साइड से दूसरी साइड पे, और ऐसा करने के लिए उनको किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फाइन। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient that is from higher concentration to the lower. अब जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो एक सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ही मूव कर जाते हैं। जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें क्या मतलब है? सपोज दैट ये बीच में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर एक कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो इस साइड में ये मॉलिक्यूल्स कम कंसंट्रेशन में है और इधर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, और इधर बहुत ही लो कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स बिना किसी एनर्जी के सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से इस साइड मूव कर जाएंगे, और जब तक मूव करेंगे जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर जो होता है वो भी मेम्ब्रेन में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट होता है वाटर का डिफ्यूजन के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer. जो polar molecules होते हैं वो non-polar lipid bilayer से पास नहीं कर सकते हैं। They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. उनको एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उनको अपने से बाइंड कराती है, और उसके बाद में फिर वो मेम्ब्रेन में एक साइड से उनको दूसरे साइड में ले जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to the higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized is called active transport. An example is the sodium potassium pump. कुछ molecules ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अभी तक हम लोगों ने हाई से लो पढ़ा था, अब ये मूव कर रहे हैं लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ।
तो जब लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी की। और इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है बच्चों आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये सोडियम मॉलिक्यूल्स एंड पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने और बाहर ले जाने में काम करता है और इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपका आता है सेल वॉल। आई थिंक आपको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। Cell wall, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. हमने एक non-living rigid structure भी पढ़ा था जिसे हम cell wall कहते हैं, जो outer covering होती है plasma membrane की और किस में प्रेजेंट होती है, fungi and plants में। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection. ये सिर्फ सेल को शेप ही नहीं प्रोवाइड करती है बल्कि ये इसको डैमेज होने से और साथ ही इसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है। It also help in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. और ये हेल्प भी करती है किस चीज में, सेल सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी हेल्प करती है और इसके साथ में कुछ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि अगर ये मेम्ब्रेन ना, ये सेल वॉल ना हो तो क्या होंगे, सेल के अंदर जा सकते हैं, तो उनसे भी ये इसको रेजिस्ट करती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. ये important है। एल्गी जो होती है इसमें सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, गैलेक्टेन्स की, मैनन्स की एंड मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के। जबकि हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. अगर हम यंग प्लांट सेल की बात करते हैं तो जो प्राइमरी वॉल होती है वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, जो कि आगे चल के धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है और उसके बाद में ही अंदर की तरफ से सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर लेती है और जो कि एक प्रॉपर सेल वॉल फिर डेवलप हो जाती है। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। ये मेनली कैल्शियम पैक्टेट की होती है और होल्ड करती है, ये चिपका करके आप कह सकते हैं रखती है डिफरेंट जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. जो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला से जुड़ा हुआ प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं सेल के जो आस पड़ोस की जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो दो सेल्स हैं इनके बीच में जंक्शंस टाइप के होते हैं एंड दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्मेटा। ये इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब आता है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। While each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. हमें पता है कि बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, लेकिन फिर भी हम उसको एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस आपस में रिलेटेड होते हैं। यानी कि किसी ने एक काम किया उसके बाद में नेक्स्ट वर्क जो होगा वो दूसरा करेगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्क होगा वो दूसरा करेगा, तो आपस में ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं इनके फंक्शन, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में रखा गया है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। और इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system. और जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स हैं इनके फंक्शंस जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं रखा गया है। ये देखिए आप स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे आपको, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर पोर्स है
और ये आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसमें है आपकी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्योंकि ये देखिए राइबोसोम्स इसकी सरफेस पे प्रेजेंट हैं। ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, ये स्मूथ है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने डायग्राम आपको पहले ही बता दिया। Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से फैला होता है और इसको हमने कैसे देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेवलप होने के बाद में ही इसको हमने पूरी तरह से अच्छे से स्टडी किया और इसको क्या कहा गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। Hence, ER divides the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartments. और इसने ही यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने ही डिवाइड किया इंट्रासेलुलर जो स्पेस थी सेल के अंदर की उसको दो कंपार्टमेंट में। एक तो ल्यूमिनल हो गया जो कि आपका इनसाइड द ER का है और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया यानी कि जो ER से बाहर का जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये आपका जो है ये जो एरिया ये सब आपको दिख रहा है ना, ये आपका ल्यूमिनल यानी कि इनसाइड ER हो गया और इसके बाहर का ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सारा साइटोप्लाज्म में आएगा। द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। जनरली जो है ER में आपको राइबोसोम्स अटैच दिखाई देंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. अभी मैंने आपको बताया था जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. और जहां पर ये प्रेजेंट नहीं होंगे यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट द राइबोसोम इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में और उसके सेक्रीशन में। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. और ये न्यूक्लियस की बाहर मेम्ब्रेन में आपको कॉन्टिन्यूअस इसका एक्सटेंसिव पूरा अटैच आपको दिखाई देगा। आप देख अभी मैंने आपको डायग्राम में भी ये चीज दिखाई और आप सभी को पता ही होगा कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है अगर RER आपकी तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपकी मेजर साइट होती है प्रोटीन की नहीं लिपिड सिंथेसिस की। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। एनिमल सेल्स की अगर बात करते हैं तो उसमें लिपिड जैसे कि स्टेरॉइडल जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं कहां पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब आता है बच्चों आपका गोल्जी अपैरेटस। कैमिलो गोल्जी 1898 में इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, दैट इज कैमिलो गोल्जी। और कब किया था? 1898 में। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। इन्होंने एक बहुत ही डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए थे न्यूक्लियस के पास में। These were later named Golgi bodies after him, जो कि इनकी डिस्कवरी के बाद में इसको नाम दिया गया Golgi bodies. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. जो बहुत सारे फ्लैट भी था इनका शेप, डिस्क शेप के भी सैक्स बने हुए थे या फिर जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है और इसका डायमीटर था बच्चों 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक। These are stacked parallel to each other और ये एक दूसरे से पैरेलल ही स्टैक्ड थे यानी कि पैरेलल ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। Varied number of cisternae are present in a Golgi complex। जो सिस्टर्नी का नंबर होता है वो हर एक Golgi complex में वैरी करता है। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct convex cis or the forming। जो Golgi complex में आपकी सिस्टर्नीज होती हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है न्यूक्लियस के पास में ही विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेस ऑफ द फॉर्मिंग फेस एंड द कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। जिसमें से जो उनके साइड में फेस होता है वो सिस फेस होता है यानी कि जो कॉन्वेक्स फेस होता है और जो दूसरी साइड में होता है वो आपका कॉन्केव यानी कि ट्रांस मैच्योर्ड फेस होता है। The cis and the trans faces of the organelle
आर इंटायरली डिफरेंट। और ये जो दोनों फेस हैं आपके सिस फेस और जो ट्रांस फेस है ऑर्गेनेली का, ये कंप्लीटली एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड। लेकिन आपस में क्या है, एक जुड़ा हुआ होता है। द गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। जो काम होता है गोल्जी अपैरेटस का, ये एक पोस्टमैन की तरह काम करती है। इसका बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं मैं इसका। तो ये एक पोस्टमैन की तरह काम करता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं बन रहे हैं, उनकी पैकेजिंग इसका काम होता है। तो उसको पैक करता है, चाहे उनको सेल के अंदर ही कहीं पहुंचाना हो या फिर उसको सेल से बाहर कहीं सेक्रीट करना हो। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी अपैरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और जो ये मटेरियल जिनको पैक होना होता है वो सिस फेज से वेसिकल के थ्रू इसमें एंटर करते हैं और पूरा उससे पास होते होते ट्रांस फेज से जब ये निकलते हैं तो ये कंप्लीटली पैक होते हैं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही रीजन है कि क्यों गोल्जी अपैरेटस जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक ही एसोसिएट होती है। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। जितने भी ये राइबोसोम से प्रोटीन बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये सबसे पहले सिस्टर्नी से मॉडिफाई होते हैं गोल्जी अपैरेटस में, उसके बाद ही ये इसके ट्रांस फेज से रिलीज होते हैं। Golgi apparatus is the important site of the formation of glycoproteins and glycolipids। Golgi apparatus ही जो है जो आपकी important site है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन की। अब आता है लाइसोसोम्स। These are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। ये membrane bound vesicular structure होते हैं जो गोल्जी अपैरेटस की जब पैकेजिंग की प्रोसेस होती है तो ये उस दौरान बनते हैं। द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases। जो ये बैग्स होते हैं, lysosomal vesicles होती है जिसे आप कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इनमें जो मेन आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जैसे हाइड्रोलेज अगर है तो वो लाइपेजेस हो गया, प्रोटीएजेस हो गया। लाइपेजेस मतलब जो लिपिड को डिजेनरेट कर ले, प्रोटीएजेस हो गया जो प्रोटीन को डिजेनरेट कर लेता है, एंड कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को डिजेनरेट कर ले। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और ये सब किस पीएच पे एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच में, यानी कि 7 से बिलो पीएच पे एक्टिव होते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acids। बताया मैंने आपको अभी। अब आपका आता है बच्चों वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसमें जो भी मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं है, जैसे वाटर हो गया, एक्स्ट्रा सैप हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वो कंप्लीट सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, मतलब लगभग इतनी होती है। In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। जो टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वो ट्रांसपोर्ट करती है बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस का और अदर मटेरियल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल के अंदर आने के लिए, इसीलिए इसमें कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। इसी वजह से इनके अंदर जो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वैक्यूल के अंदर वो ज्यादा होती है बाहर साइटोप्लाज्म के कंपैरेटिवली। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें फूड वैक्यूल्स जो है वो पहले से नहीं प्रेजेंट होती है, जब वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं उसके बाद ही फूड
वैक्यूल बनती है। अब आता है बच्चों आपका पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। बचपन में ही पढ़ा होगा आपने, बहुत छोटी सी क्लास में। बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यही नीट का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी का। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट जो मैं बना रही हूँ ये आपके लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपके नीट 2020 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not easily visible under the microscope। जब तक इसको हम प्रॉपर स्पेसिफाई स्टेन से स्टेन नहीं करते हैं तब तक हम इसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी जनरेट करता है, तो जिस सेल की जैसा फंक्शन होगा उस सेल में उस अकॉर्डिंगली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अवेलेबल होगा। यानी कि जो ज्यादा एक्टिव सेल होगी उसमें ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जिस सेल का फंक्शन उतना नहीं एक्टिवली वाला होगा तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लेस होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, और ये चीज शेप एंड साइज पे भी वेरी करती है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। Typically it is sausage shaped or cylindrical having a diameter 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer and length is 1 to 4 micrometer। ये इसका डायमीटर दे रखा है, इतना होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और ये इसकी लेंथ दे रखी है। एवरेज जो है वो है 0.5 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है, जो कि डिवाइड करती है ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, और बीच में आपको दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, दो पार्ट हो गए आपके। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसके अंदर जो फ्लूइड आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज अ मैट्रिक्स एंड दैट इज अ फ्लूइड। होमोजेनस सब्सटेंस होता है। और ये जो आपको आउटग्रोथ दिख रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनेली की। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी। अंदर की तरफ मैंने आपको भी दिखाया बहुत सारी क्रिस्टी प्रेजेंट होती हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसी की फोल्डिंग्स होती हैं अंदर की तरफ। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। इन दोनों ही मेम्ब्रेन के पास में उनके स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएट होते हैं जिनसे कि माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ही जो होता है वो एरोबिक रिस्पिरेशन की साइट होता है। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल। इनको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यही सेल्यूलर एनर्जी यानी कि सेल के अंदर जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो कहां पे बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही बन रही है। द मैट्रिक्स ऑल्सो possesses सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, a few RNA molecules, ribosome 70S and the components required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये इनको सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक डीएनए ऑलरेडी मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल प्रेजेंट होता है, जो कि इनके कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वैसे तो जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है वो सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। डेफिनेटली ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी कंट्रोल करता है वो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ फंक्शंस जिनको ये इनके डीएनए के थ्रू ही कंट्रोल करता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स होता है, कौन सा होता है? 70S होता है। और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सिंथेसिस प्रोटीन की जो हो रही होती है उसके अंदर, उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डिवाइड करता है फिजन से। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो बच्चों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? उनको उनकी मदर से मिलते हैं। तो इस मीन्स आपके पास में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो आपकी मदर से आए हुए होते हैं। अच्छी है ना बात? नेक्स्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो सभी प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं और यूग्लिनॉइड्स में भी होते हैं। These are easily observed under the microscope as they are large। क्योंकि ये लार्ज होते हैं तो इन्हें हम इजिली माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं
दस इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट, जिनकी वजह से ही प्लांट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और जो ये पिगमेंट्स इनके अंदर अलग अलग कलर के प्रेजेंट हैं, इनके बेसिस पे ही इसको क्लासिफाई किया गया है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में एंड ल्यूकोप्लास्ट में। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, जो कि जरूरी होती है किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। In the chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present. जो chromoplast होते हैं इनमें carotenoid pigments जैसे कि carotene, xanthophylls हो गया या और pigments जो होते हैं ये present होते हैं। This gives the part of the plant a yellow, orange और red color। और यही reason होता है जो plants के part में yellow, orange और red color provide करते हैं। The leucoplasts are the colorless plastids of varied shapes and size with stored nutrients। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होते हैं और इनके साइज और शेप जो है वो वेरी करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है, एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल्स को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा था, इलायोप्लास्ट जो था आपका वो फैट को स्टोर कर रहा था और जो एल्यूरोप्लास्ट है वो आपका प्रोटीन को स्टोर कर रहा था। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट का दे रखा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर दैट इज द ग्रैनम और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज थाइलेक्वाइड और ये जो इनके बीच में जंक्शन है ये स्ट्रोमा लैमेली होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaf। जो ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में वो उनकी मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लीव्स की। These are lens shaped oval spherical discoid or even ribbon like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये आपका उसका शेप दे रखा है, लेंस शेप होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्क्वाइड होता है, यहाँ तक कि रिबन लाइक और ऑर्गेनेलिज में भी होता है। तो ये आपके 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है और विड्थ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas as green alga to 20 to 40 per cell in the mesophyll। और इनका नंबर भी वेरी करता है, क्लेमाइडोमोनास में जैसे 1 होता है पर सेल में, वैसे ग्रीन अलगा की अगर बात करते हैं तो 20 to 40 पर मेसोफिल सेल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, उसमें ज्यादा परमिएबल होती है, इसमें लेस परमिएबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो इसके अंदर स्पेस है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। A number of organized flattened membranous sac called the thylakoids are present in the stroma। बहुत सारे इसमें flattened membranous sacs like structure present होते हैं जिसे thylakoid कहते हैं, स्ट्रोमा में present होते हैं। Thylakoids are arranged in stack like the piles of coins called grana, singular granum, or the antigranal thylakoids। जो thylakoids होते हैं इनमें बहुत सारे coins की तरह यानी कि ग्राना जो होते हैं वो piles एक के ऊपर कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली कनेक्टिंग द थाइलेक्वाइड्स। और जो थाइलेक्वाइड है उसको कनेक्ट आपस में कौन कर रहा है, स्ट्रोमा लैमली कर रहा है। एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेक्वाइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। जो मेम्ब्रेन होती है थाइलेक्वाइड की उसके अंदर की जो स्पेस होती है, इनक्लोज होती है, उसको क्या कहा जाता है, ल्यूमन कहा जाता है। The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। It also contains a small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes। Chlorophyll pigments are present in the thylakoids। The ribosomes of the chloroplast are 70S and then the cytoplasmic ribosome 80S। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S ही पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था, आप अगर उसको देखें तो उसका आंसर जरूर दें। और जो इसमें डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी फंक्शन जो होता है वो वैसा ही है।
जैसे आपको मैंने बताया था कुछ पार्ट कंट्रोल करता है न्यूक्लियस इसके फंक्शन को, कुछ पार्ट जो होता है ये खुद अपना कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। अब आता है बच्चों राइबोसोम। Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particle by George Palladay in 1953. 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही डेंस पार्टिकल्स दिखाई दिए थे जिनको राइबोसोम कहा गया। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए और प्रोटीन। The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S। याद रखिएगा जो eukaryotic ribosomes होते हैं वो 80S होते हैं और जो prokaryotic ribosomes होते हैं वो होते हैं आपके 70S। Each ribosomes had two subunits, larger and smaller subunits। दोनों राइबोसोम में दो सबयूनिट्स होती हैं, small and large। The two subunits of 80 ribosomes are 60 and 40S। जो 80S राइबोसोम है उसकी दो सबयूनिट्स कौन सी हैं, 60 and 40S। और जो 70S राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट्स हैं आपकी 50S एंड 30S। हियर इज S इज द सिडबर्ग कांस्टेंट होता है, सिडबर्ग यूनिट होती है और ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज और ये डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, ये पता है आपको। अब आता है आपका साइटोस्केलेटन। ये वीडियो आपका बच्चों अराउंड 38-39 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मुझे इसके 2 पार्ट की बजाय इस चैप्टर के 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक और पार्ट इसका मैं बनाऊंगी, पार्ट 3। तो उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम आज ही यहाँ पे इतना ही रखते हैं आज इस वीडियो को, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वन। Bye bye for this time. If you have any query, you can ask me in comment section. I will definitely resolve your query. So guys, just stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge. Bye bye for this time.